गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सब लोग का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के 5 क्लासेस हो चुके हैं, तो उसमें बहुत सारे यानी कि पहला चैप्टर पूरा कवर करवाया जा चुका है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब आज थोड़ा सा और देखेंगे इस चैप्टर के बारे में, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में केवल न्यूमेरिकल के अलावा और कुछ छूटा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कल जैसे वैद्युत दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं या फिर उससे बचाव क्या है, वो थोड़ा सा मैंने आप लोग पे छोड़ा था कि आप लोग सोचें अपने हिसाब से कि आखिर क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, फिर क्या क्या सावधानी हो सकती हैं। देखिए, कहीं पे सावधानी लिखना है या फिर कहीं पे दुर्घटना के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उतना सेंसिबल हैं कि आप लोग वो कर सकते हैं। तो इसलिए उसके बारे में हम लोगों ने छोड़ा है। तो कल हम लोगों ने जूल का नियम क्लियर कर लिया था। उसके बाद वैद्युत सुरक्षा एवं सावधानियाँ थोड़ा सा देख लिए थे, वैद्युत दुर्घटनाओं के कारण देख लिए थे। अब थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, जो भी बचा है हमारा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि वेशभूषा अर्थात पहनावा संबंधी सावधानियाँ, कि हम कल ही मैंने बता दिया था कि कपड़े हमारे जो होते हैं वो वहाँ पे होने चाहिए, वो ढीले ढाले होने चाहिए। सॉरी, कपड़े हमारे फिटिंग होने चाहिए, ढीले ढाले कपड़े नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर कपड़े हमारे ढीले ढाले होंगे तो जो भी मशीन हम यूज कर रहे हैं या फिर कहीं पे हम वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो कपड़े फंसने के चांसेस होते हैं। तो वही पे इसमें भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषाओं का विशेष महत्व, जैसे कार्य के अनुसार समुचित वेशभूषा होने पर सुरक्षा तथा कार्य दक्षता में बढ़ोतरी होती है। इसके अतिरिक्त कार्यशाला, मिल, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, पावर प्लांट, जनरेटिंग स्टेशन, कंट्रोल स्टेशन, सब स्टेशन आदि के नाम से वाले, यानी कि जहाँ पे जिस जगह पे हम काम करेंगे, जैसे जो भी मिल है या फिर कंपनी है या फिर कहीं पे भी है, तो उस हिसाब से हमें एक ड्रेसिंग सेंस मिलती है या फिर हमारी ड्रेसिंग सेंस वहाँ पे होती है कि हमें काम कैसे करना है। तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, दिख रहे हैं नोट्स पूरे अच्छे से। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आइए इसमें कि थोड़ी सी क्या है कि औजार संबंधित सावधानियाँ हैं। तो औजार संबंधी सावधानी भी लगभग लोग को पता है, क्योंकि आप लोग अधिकतर औजार इस्तेमाल भी करते हैं। छोटे छोटे टूल्स तो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, जैसे हुआ कि हमारे पास पेचकस है, पेचकस को डेली हम यूज करते हैं। फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम डेली लगभग छोटे छोटे इक्विपमेंट डेली यूज करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अपने संपूर्ण औजारों को सदैव साफ सुथरा तथा स्वस्थ रखिए, अर्थात काम लेने की कार्यकारी स्थिति में रखिए। मतलब जो भी हमारे पास टूल्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, उसको हम ऐसे कंडीशन में रखें कि हम उसको हमेशा यूज कर सकें। ऐसा ना हो कि फिर उस पे जंग लग जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए ताकि हम उसको यूज़ करने में दिक्कत हो। तो फिर हमें उसको हमेशा क्लीन रखना होता है और अच्छे से एक जगह उसको स्टोर करके रखना होता है, हाँ, कि हमको ये चीज़ें यहाँ से मिल जाएँगी। जैसे कुछ मशीनरी है, कुछ इक्विपमेंट है या फिर कुछ पेचकस मान लेते हैं, तो उसके अलग-अलग सेक्शन होने चाहिए ताकि वहाँ से वो आसानी से हमें मिल जाए। दूसरा है, धातु में भारी औजारों को अधिक ऊँचाई पर नहीं रखना चाहिए। अब देखिए क्या है कि भारी औजार जो है वो अधिक ऊँचाई पे नहीं रखने चाहिए, ताकि क्या होता है कभी-कभी हम नीचे काम कर रहे हैं, ऊपर कोई चीज़ रखी हुई, अचानक वो गिर जाए या फिर उसका लोड उतना जिस पे हमने उसको रखा है उतना लोड नहीं ले पाया, तो वो टूट गया या फिर गिर गया, तो उससे क्या होती है कि हमें क्षति हो सकती है। हमें तो होगी ही, क्या हो गया आस-पास के लोगों को जो वहाँ पे कार्यस्थल पे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी परेशानी हो सकती है। इसलिए ये सब सावधानियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्य की प्रकृति के अनुसार औजार का चयन आवश्यक होता है। अब हमें किस प्रकार के औजार चाहिए, हम अगर जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए जो औजार हमारे पास है वो सूटेबल है कि नहीं है। उन औजारों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये औजार हमारे काम का है कि नहीं काम का है, यही औजार उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। ये टूल्स हम ध्यान में रखना वो हमारा काम है। और इसमें देखिए क्या सावधानियाँ के लिए ही ये थोड़ा सा बनाया गया है। देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अब हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके बाद हमारे पास बहुत सारे जैसे बैटरी चैप्टर आएगा, कैपेसिटर आएगा, उसके बाद सर्किट आएगा, तो बहुत सारी जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे ही हम इसको क्लियर करते जाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो देखिए आगे क्या है कि चालू लाइनों पर व सजीव चालकों पर काम करने के लिए सदैव स्वस्थ विद्युतरोधी औजारों का ही प्रयोग करें। मतलब अगर कहीं पे सप्लाई चालू है
तो हमें सप्लाई पे क्या करना है, पहले सप्लाई को बंद करना है, फिर वहाँ पे मेंटेनेंस वर्क या फिर कहीं कुछ ख़राब हुआ तो उसको सही करना है। क्योंकि चालू में या फिर अगर हम चालू लाइन में काम करेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल तो है ही, लेकिन और लोगों के लिए भी जो हमारे आस-पास हैं उन सबके लिए हार्मफुल है। तो अपने बचाव के लिए तो ठीक है, उनको भी बचाव हम दें, उनको भी सुरक्षा प्रदान करें, इसलिए हम क्या है, सभी एक क्रमिक ढंग से करें। और जितने भी हमारे पास टूल्स हैं या फिर जो भी हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए ना, वो इंसुलेटेड। देखिए जो बार-बार वैद्युत रोधी शब्द आ रहा है, वैद्युत रोधी का सिंपल मतलब है कि जैसे आप कोई वायर देख रहे हैं, जैसे अगर आप कोई वायर देखते हैं, तो अगर वायर मान लीजिए ये है, तो वो वायर पे एक प्लास्टिक की लेयर होती है, एक प्लास्टिक की लेयर होती है, प्लास्टिक की लेयर होती है। उस लेयर को ही हम इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। देखिए हमारे पास जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके वही हमारा वैद्युत रोधी पदार्थ हो, जैसे लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक, जो भी ऐसी चीज़ें जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वैद्युत रोधी हो जाएगा। तो बार-बार जो वैद्युत रोधी बोलने का मतलब यही है। जैसे कि क्या, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि औज़ारों पे क्या होना चाहिए, वैद्युत रोधी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई भी पेचकस यूज़ करें तो जो उसका हत्था होना चाहिए वो क्या होता है, इंसुलेटेड होना चाहिए, यानी कि बेकेलाइट का बना होना चाहिए, प्लस अच्छी मजबूत प्लास्टिक का बना होना चाहिए, ताकि क्या कि उसमें धारा का वहन ना हो सके, क्योंकि अगर उसमें भी धारा का वहन होने लगेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी और दिक्कतें आएँगी। मेरे ख़्याल से आप लोग समझ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर नोट्स आपको पीडीएफ की तरह मिल जाएगा। अब देखिए कि पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारे चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो बहुत छोटे न्यूमेरिकल हैं, मेरे ख़्याल से आप लोगों ने 10th में वो न्यूमेरिकल किया भी होगा और बहुत ईज़ी है, तो आप लोग फिर उसको देखते हैं, कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स करते वक़्त बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने स्टार्ट से ही, जब से मैंने क्लास ली है तब से मैंने बताया है कि हमें यूनिट क्लियर होना चाहिए। अगर यूनिट क्लियर नहीं है तो फिर हम न्यूमेरिकल करना थोड़ा-सा हमारे लिए कठिन होगा। फार्मूला, यूनिट, ये सब क्लियर होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मेरे पास है, कुछ लोग अपने बुक से कर लीजिएगा। कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी तो फिर आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। ग्रुप में कर सकते हैं कि अ, इस चैप्टर का कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जो नहीं आपको, तो उस पे बिल्कुल काम किया जाएगा। न्यूमेरिकल देखिए क्या है कि 4 न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं, तो आपका काम है कि कम से कम 10-15 न्यूमेरिकल करना, ताकि वो आपको अच्छे से आ जाए और कोई दिक्कत ना रहे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि किसी 40 ओम के प्रतिरोध में 2.5 एम्पीयर मान की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल का है तो हम उसको क्या कर लेंगे, उसके वैल्यू को जो भी उसमें वैल्यू दिया है वो हम लिख लेंगे। जैसे क्या था, हम लिख लेंगे पहले ही न्यूमेरिकल का लिख लेंगे गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला क्या दिया हुआ है हमारा, पहला आर दिया हुआ है। अब इसमें समझ रहे हैं, उसको प्रतिरोध लिखा हुआ है तो यानी कि आर, प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 ओम दिया हुआ है। अब इसमें हमारा करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो 2.5 एम्पियर अगर लिख दिया तो आई का मान हो गया, यानी कि आई बराबर हमारे पास कितना है, आई बराबर हमारे पास है 2.5 एम्पियर। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब हमें क्या पूछ रहा है, वो हमें वी पूछ रहा है कि वोल्टेज पूछ रहा है कि वोल्टेज कितना है। अब ओम्स लॉ लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल ओम्स लॉ ही लगेगा, क्योंकि ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो सिंपल है, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कठिन है, बहुत ही सिंपल है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा, तो आई की वैल्यू मेरे पास 2.5 है इंटू 40, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 वोल्ट आएगा। अब देखिए क्या है कि 100 आया, लेकिन लास्ट में वोल्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से किया, उसके बाद वोल्ट आपने नहीं लिखा, तो पूरा मेरे ख्याल से अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल है तो मेरे ख्याल से आपको 3 नंबर या 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, तो आप लोग न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। चलिए थोड़ा कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए लिखा है, एक जब एक विद्युत हीटर को 460 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है, तो वह 14 एम्पीयर वैद्युत धारा लेती है। तो उस एलिमेंट का प्रतिरोध, अब यहाँ पे प्रतिरोध पूछा है,
दूसरा हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि हीटर की हमें करंट दे दी गई है, गिवन, फिर लिख लेंगे क्या गिवन है, आर कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। इसमें हमारा आर निकालना है, वी और आई दिया हुआ है। वी कितना दिया हुआ है, 460 वोल्ट, और आई दिया है 14 एम्पियर। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आई, ओम्स के नियम, ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम अनुसार हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू हमारी 460 है बटे 14, इसको हम काटेंगे, जो भी हमारे आंसर आएंगे 32 दशमलव समथिंग आएगा। अभी देखिए पूरा हमारा तो ये तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम ओम का साइन या फिर ओम नहीं लिखेंगे तो पूरा न्यूमेरिकल हमारा किया कराया खराब हो जाएगा। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन आपको डिमांडिंग या फिर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, क्या पूछा है हमसे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिर उसको गिवन उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा, क्या पूछ रहा है उसको लिख लीजिएगा। फार्मूला देखिएगा कि पीछे जो आपने पढ़ा है जितने भी टॉपिक, पावर का, वोल्टेज का, करंट का, चार्ज का, उसमें से कोई ऐसा फार्मूला यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल क्या है, प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके लिए और आसान हो जाता है। तो प्रैक्टिस करिए, और ऐसे न्यूमेरिकल 2-4 अपने हिसाब से बदल के देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर बदल के फिर आप लेते देखिए। फिर अगले क्वेश्चन है छोटा सा, वो भी है, एक खिलौने की मोटर, देखिए लिखा हुआ है, एक खिलौने की मोटर 16 वोल्ट बैटरी से प्रचालित की जाती है। यदि मोटर कॉइल का प्रतिरोध 14.5 ओम हो तो मोटर द्वारा ली जाने वाली वैद्युत धारा का मान बताइए। अब देखिए आप लोग को अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी हम लिख लेंगे गिवन, गिवन लिख लेंगे, सॉरी गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास वी है, वी बराबर 16 वोल्ट दिया हुआ है, और हमारे पास आर की वैल्यू दे दिया हुआ है 14.5 ओम दे दिया है। हमें आई निकालना है। अब यहाँ पे आई निकालना कितना आसान है आप खुद, क्योंकि पीछे भी आप दो दो क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाल लिए, तो फार्मूला इधर उधर करना है, ओम का नहीं है फिर लगाएंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है, आर की वैल्यू 14.5 दी हुई है। अब इसको कट करेंगे, जो भी हमारा 1 पॉइंट समथिंग में जो भी आएगा वो हमारा आंसर है। हाँ, लेकिन जो भी आया मान लेते हैं कि आई इज इक्वल टू 1.3 या फिर जो भी कुछ आया, उस इसके साथ एम्पियर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर एम्पियर नहीं लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा और क्लियर नहीं आएगी कि हाँ आपने क्या सॉल्व किया है। तो यूनिट आप लोग अच्छे से लिखिएगा। कुछ क्वेश्चन में आपको कल अगले लेक्चर में मैं दे दूंगा, या फिर जिस भी लेक्चर में अगर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगर आप लोग को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन मैं कल अगली क्लास में आपको दे दूंगा, ताकि आपको या फिर ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आपको मिल जाए और उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन इसीलिए देखिए प्रैक्टिस पे ही, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए ऐसे ही क्या है, आगे क्वेश्चन दिया गया है इसमें, जो क्वेश्चन थोड़ा सा अभी इसे ओम के नियम से हट के, अभी तक क्या हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालना देख रहे हैं। तो देखिए ओम के नियम पे थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें अगला चैप्टर जैसे ही हम पढ़ेंगे डीसी सर्किट, उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ का। हर जगह हमें कहीं कहीं छोटी छोटी जगह पे ओम्स लॉ लगाना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते रहिएगा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर समझ रहा होगा। फर्स्ट ईयर वाले थोड़ा मेहनत आप लोग कीजिएगा न्यूमेरिकल के पेपर पे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सेक्शन में कभी कभी 2 न्यूमेरिकल एक थियरी दे देता है, तो एक न्यूमेरिकल तो हमें करना ही है। न्यूमेरिकल से जितना भागेंगे उतना हमारे लिए कठिन है। और न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से थियरी से भी आसान न्यूमेरिकल होता है, तो आप लोग न्यूमेरिकल थोड़ा प्रयास कीजिएगा। अब देखिए क्या कि आगे दिया हुआ है हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक 200 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यदि तार का व्यास 0.7 मिलीमीटर हो तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब है
कि प्रतिरोधकता से, जैसे मैंने कल ही बताया था कि प्रतिरोध का हमारा प्रॉपर्टी होता है प्रतिरोधकता, तो उसको हम क्या एक और नाम से विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में या फिर इंग्लिश में जो भी बोलें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वो हम इसको में कैलकुलेट करना है, उसकी फार्मूले हमको पता है, रो आर बराबर रो एल बाई ये होता है रेजिस्टेंस का। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूले को हम लोग इधर उधर करके अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए गिवन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ही हमें क्या करना होता है, गिवन लिखना होता है कि गिवन क्या है। गिवन, अब गिवन हमारे पास इसमें क्या है, तार का व्यास दिया हुआ है। तार का व्यास मतलब डी, हम व्यास को डी से दिखाते हैं, आप लोग उतना जानते होंगे। 0.7 mm है। अगर इसको सेंटीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ये 0.07 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें हमारी लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी हुई है, 200 सेंटीमीटर दी है। देखिए हम यहाँ पे आप लोग को ये दिमाग में आ रहा होगा कि हमने एमएम को चेंज क्यों किया है। देखिए हमको न्यूमेरिकल में या फिर जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं जो कहा कहीं क्वेश्चन, तो हमको उस क्वेश्चन में जितने भी, जैसे अगर कोई एक यूनिट मीटर में दिया है, कोई सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको सारी यूनिट को एक मिलाना है। या तो पूरा न्यूमेरिकल हमको मीटर में बनाना है, या तो सेंटीमीटर में बनाना है, या तो एमएम में बना देना है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है कि आप क्वेश्चन को समझें, क्योंकि कभी कभी इतना छोटा क्वेश्चन वो दे देते हैं एग्जामिनर या फिर बोर्ड में आ जाता है कि केवल हमारे दिमाग को वो टेस्ट करना चाहते हैं कि अच्छा कितना ये सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के और क्वेश्चन में ये देखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं यूनिट तो अलग अलग नहीं दिया है, जैसे सेंटीमीटर है, कहीं मीटर है। तो हम सभी को क्या करना है, पहले को एक करना है। जैसे यहाँ पे एमएम में दिया था तो इसको हमने पहले सेंटीमीटर में कर लिया। अब हमारी लेंथ भी सेंटीमीटर में दी हुई है। आर का हमारा जो वैल्यू है वो 2 ओम है। हमारी ए बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, समझ रहे होंगे आप लोग। इसकी वैल्यू वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या तो है नहीं, यानी कि रेडियस नहीं है, हमारे पास व्यास है, डायमीटर है। तो फार्मूला हम ये यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद क्या है, अब हमें रो ज्ञात करना है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। आप लोग 10th किए हैं या 12th किए हैं, कहीं कुछ भी किए हैं, तो उतना आपको मैथमेटिक्स आ रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये फार्मूला आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, या फिर जो भी है थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो हमें रो निकालना है। रो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रो निकालने के लिए हमें ए चाहिए, क्योंकि हमारे पास एल तो है ही, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है ना आर बराबर रो एल बाई ए, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे रो का हम निकालें तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हमारा हो जाएगा आर ए बाई एल हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो हमारे पास आर है, एल है, हमें ए जाना है। अब ए निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। ये तो आप सबको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 हो जाएगा। गुड़े डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू कहते हैं 0.07 स्क्वायर अपान 4 है। तो समझ में मेरे ख्याल से आ रहा होगा। एक चीज़ और है कि आपको एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना अलाउ है, तो आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर फर्स्ट ईयर वाले खरीद लें। अगर ये बीटेक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या बीटेक देख रहा है तो उन्हें पता ही होगा, क्योंकि बिना कैलकुलेटर या फिर बिना कैसियो के हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या है, यहाँ पे 0.07 को हमें क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, या फिर थोड़ा सा आपका दिमाग सही है, या फिर अपने आपकी थोड़ी मैथमेटिक्स अच्छी है तो थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन कैसियो रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम कैसियो में एक साथ थोड़ा लंबा जो भी है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग कैसियो फर्स्ट ईयर वाले ख़रीद लें। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के पास होगा तो आप लोग यूज़ करना सीख लें। और अगर आपको कैसे यूज़ करना नहीं आता है तो फिर आप भी बताइएगा कमेंट में, तो हम एक दिन उस पर भी एक छोटी सी वीडियो रख देंगे कि कैसे कैसे यूज़ करना है, कैसे उसमें वैल्यू निकालते हैं या फिर क्या करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू निकालना है, जिसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारी आ जाएगी पूरा सॉल्व करेंगे तो 3.85 इंटू 10⁻³ -3 वर्ग सेंटीमीटर।
देखिए क्या है कि मैं पहले से ही सॉल्यूशन रख रहा हूँ या फिर साथ में क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो वो अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखिए कल से ही कुछ ऐसे जैसे थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हैं, तो वो बन के तो रखें, लेकिन अपलोडिंग नेटवर्क इस समय इतना थोड़ा सा बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से अपलोडिंग बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं पहले एक नोट्स बना लेता हूँ, ताकि आपको आसानी ना हो उसमें। ऐसा ना हो कि मैं पहले क्वेश्चन लिखूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो। तो ऐसा नहीं, इसीलिए मैं पहले से बना लेता हूँ। आप लोग कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अब जैसे ही हमारे पास ये सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसीलिए मैं बोला हूँ कि कैसियो आपके पास या फिर कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट वाली ये ना समझे कि मैंने वो सिंपल कैलकुलेटर बोला, नहीं। इंजीनियरिंग में यूज होता है, उसको कैसियो बोलते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। तो वो आप खरीद लीजिए आप लोग, क्योंकि अब देखिए इसी को पूरा सॉल्व करना है तो आपको टाइम लगेगा। तो क्या कैसियो में आपकी आसानी से हो सकता है। तो देखिए हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई। अब ए की वैल्यू आई, अब हमें पुट करना है रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है। आर की वैल्यू हमारे पास 2 ओम है। आर की वैल्यू यहाँ पे 2 ओम है। इंटू हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास कितना आया है, 3.85 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा अपान एल, हमारे पास लंबाई कितनी है 200 सेंटीमीटर है। हो गया ना, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर को हम काट सकते हैं यहाँ से। अब हमारी रो की भी, इसको जो भी हम सॉल्व करेंगे, और अगर सॉल्व करेंगे तो 3.85 इंटू 10⁻⁻0.5 अब ओम मीटर इसकी होती है। देखिए अब क्या है, यहाँ पे हमारी रजिस्टिविटी की क्या होती है, यूनिट ओम मीटर होती है, लेकिन हमने मीटर को यहाँ पे हमारी पूरी जो सेगमेंट है या फिर जो भी है वो सेंटीमीटर में, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। ओम मीटर ना लिख के हम यहाँ पे ओम सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि यूनिट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए न्यूमेरिकल बिल्कुल कठिन नहीं थे, बस थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना था या फिर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी। न्यूमेरिकल बिल्कुल, देखिए न्यूमेरिकल हर जगह हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही लिखा जाता है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम हो। न्यूमेरिकल इसमें देखिए बहुत सीधे से ही दिया था, और इस पे प्रैक्टिस और ज़्यादा कीजिएगा। क्योंकि अब देखिए एक बार रो निकाल लें, एक बार आप क्वेश्चन को बदल के क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लीजिएगा, एक बार लेंथ निकाल लीजिएगा। ऐसे बदल बदल के निकालेंगे तो आपको देखिए इससे, इस पहले चैप्टर में इस फार्मूले से बड़ा कोई न्यूमेरिकल नहीं देगा। अगर देगा भी तो फिर इस चैप्टर में इससे बड़ा कोई न्यूमेरिकल इस फार्मूले से बड़ा नहीं देगा। और अगर देता भी है तो फिर आप वहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाइएगा कि हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है। और अगर आप लोग को चाहिए कि थोड़ा और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो कमेंट कीजिएगा। देखिए वही कुछ न्यूमेरिकल मैंने और सॉल्व किए हैं, जो सिंपल था कि कैसे क्या होगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब वही बार बार एक ही चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और एक दिन पूरे, जब न्यूमेरिकल एक बार फिर से पूरा हम करेंगे तो न्यूमेरिकल इसको और रिवीजन कर लेंगे। तो जितने भी न्यूमेरिकल आज मैंने करवाए हैं, वो न्यूमेरिकल आप लोग छोटे छोटे तो हैं, पर उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख के कर लीजिएगा। बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं थे, क्योंकि आपने पहले देखिए 2 इंटर किया है, उसको तो लग रहा होगा कि बहुत आसान है। तो देखिए छोटा छोटा न्यूमेरिकल हमें क्लियर होगा, तभी हम आगे सर्किट सॉल्व कर पाएंगे या फिर सर्किट का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल को क्लियर करें, प्रतिरोधकता निकालना सीखें, प्रतिरोध निकालना सीखें, लंबाई निकालना सीखें, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना सीखें। कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोग इस पे 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि प्रैक्टिस बन जाए। प्रैक्टिस बन जाएगा तो क्या होगा, हम देखिए जब क्वेश्चन पे बार बार कर लेंगे तो हमें क्या होता है, तो हम क्या होगा वहाँ पे यूनिट नहीं भूलेंगे। हमें चेंज यूनिट करना है वो हम नहीं भूलेंगे, भूलेंगे चीज़ें नहीं, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो इसलिए वो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए पढ़ते रहिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा, अब यहीं से पहला चैप्टर केवल इंट्रोडक्शन था, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी, केवल छोटी छोटी डेफिनेशन थी, और आपको उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल करवा दिया गया है। लेकिन अब आगे जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चैप्टर समझिए कि पूरी बुक का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल बुक है आपके, उस पूरी बुक में 2 चैप्टर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डीसी सर्किट, एसी सर्किट, अगर आपको सर्किट समझ में आ गया तो समझिए बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके लिए एकदम मतलब हलवा हो गया। आपको सारे, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा।
तो सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्किट आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको बीटेक करना है, बीटेक में भी सर्किट सॉल्व करना है। जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए तो सर्किट है ही। तो सर्किट हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर के बारे में। दूसरा चैप्टर ये हमारा किरचॉफ नियम से या फिर जो भी है। इसमें देखिए हाँ, दूसरे चैप्टर में थोड़े से 3-4 लॉ हैं, उस लॉ को क्लियर करेंगे और उस लॉ के बेस्ड पे हम सर्किट सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या है कि डीसी सर्किट में एक सर्किट को हम बहुत तरह या फिर बहुत लॉ के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोग को, और बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आप लोग को सारी वीडियो मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।